मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं। डू डज डिड का रूल हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म किया है। वो सेंटेंस क्या है आप देखिए। आई ईट, इसका मतलब ये हुआ मैं खाता हूँ। अगर मुझे कोई सा भी टेंस फॉर्म करना है तो मैं हाँ ना या सवाल में फॉर्म करता हूँ। आई ईट में मुझे नॉट लेना है तो आई नॉट इट ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना नॉट पॉसिबल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं यहाँ पर ध्यान दो। अभी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसा कि आपके डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन पे आप देखिए कि आपको दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। am, is, are, was, were, be, being, been, have, has, had, do, does, did, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, had to, ought to, need, needed, used to। ये हेल्पिंग वर्ब्स है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स है। इन इंग्लिश ये ध्यान दो, विदाउट दीज हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़नी है तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको ख्याल में रखने ही पड़ेंगे। बिना इन हेल्पिंग वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं बना सकते हो। इन इंग्लिश अगर हम देखें तो आप एक बार फिर से इनको देख सकते हैं। ये am, is, are, was, were, be, being और been, ये क्या है? ये टू बीज के फॉर्म है। टू बी के फॉर्म इनको बोला जाता है। मैं आपको इनको डीप में पढ़ाऊंगा बाद में। ये टू हैव है। अब टू हैव का हैव, हैज़, हैड और टू डू का डू, डज, डिड। देखो मैंने यहां पर एक वर्ब लिखा है। ये एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। ये जो वर्ब है इनको प्राइमरी वर्ब्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी वर्ब्स बोला जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और जनरेट हुआ है। एक क्वेश्चन और आपने माइंड में रखा है कि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होती है जो वर्ब का काम भी करती हैं और मेन वर्ब का काम भी करती है। यानी कि वो वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। वो कहलाती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है और मेन वर्ब भी कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया ये चीज़ ध्यान रखनी। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। अब यहाँ पे आप देखो, इस पोर्शन को आप देखो, ये है आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। टू के बाद बी है, ये टू है। इस टू के बाद क्या है? बी है। तो बी के फॉर्म एम, इज और आर। ये प्रेजेंट टेंस में, यानी कि एम, इज, आर जो हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। इन तीनों को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। किस में यूज़ करेंगे? प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। PRESENT, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में हम इसी का वॉज या वर्ब, वर, ये दोनों हम पास्ट में इसका यूज़ करेंगे। PAST, पास्ट। और ये जो बी, बिंग, बिन, ये बी जो है इसमें केवल हम बी की बात करते हैं। ये फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है।
TURE। तो ये किस में यूज़ होगा? फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। यह जो बिन है, इस केवल मैं बिन की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बिन है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तीनों के, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यूज़ किए जाते हैं। किस किस में? एक तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बीन का यूज़ किया जाता है। देखो, एम, इज, आर। अभी आप इसको देखो, एम, इज, आर, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स है। तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करना है? मेरे साथ पढ़ना है। आपको मेरे साथ पढ़ना है, जैसे मैं बोलता जाऊं आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है। रिपीट विथ मी, नॉट आफ्टर मी, रिपीट विथ मी। तो हम एक साथ बोलेंगे, तो आप रेडी हो जाइए, अपन सभी मिलके साथ में इसको बोलते हैं। am, is, are, was, were, be, being, been, have, has, had, do, does, did, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, had to, ought to, need, needed, used to। वेरी गुड। आपने कम से कम 3 से 5 बार इसको रिपीट करना है और इनको लर्न कर लेना है। ओके? इनका जो उपयोग है मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी सीख रहा हूं। अभी ये जो है एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन क्या है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। वॉज वर क्या है, इसमें वॉज वर क्या है, इसमें आपका डू, डज, डिड क्या है, हैज़, हैव, हैड क्या है। तो ये मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इतना आना चाहिए कि इंग्लिश में यह हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब ये जो हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आप एक बार और इनको देख सकते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्राइमरी है। एम, जो भी यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, am, is, are, was, were, be, being, been, have, has, had, do, does, did, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो पार्ट है इसका सेकंड वाला, इनको बोला जाता है मॉडल्स। मॉडल यानी कि मूड को बताते हैं। अब मॉडल्स में कौन कौन से? will, would, shall, should, can, could, may, might, must, had to, ought to, need, needed, used to, ये क्या है? मॉडल्स हैं। क्या है? मॉडल्स है। इनको हम बाद में देखेंगे। इन इंग्लिश आपको किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखेगा। अभी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंग्लिश में किसी भी वाक्य में हमें क्या दिखेगा? सेंटेंस हमें दिखेगा। इंग्लिश में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मुझे ऐसा सेंटेंस दिखाओ जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेरे पास से 1,01,000 रुपया लेके जाओ, तो ये लड़की मेरे पास आएगी। सीपी सर, आपने तो बोला कि इंग्लिश में हर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहती है। तो देखो, ये यहाँ पे आपने जो दिख रहा है आई एट, अब ये लड़की बोलेगी ये आई ईट, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? ईट हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा ईट हेल्पिंग वर्ब है? ईट नहीं है। देखो यहाँ पर ईट दिख रहा है, यहाँ पर ईट दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे ईट दिख रहा है, तो यहाँ कहीं भी ईट है क्या? नहीं है। तो ईट क्या है? ये सेंटेंस में आई ईट, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एक भी नहीं है, क्योंकि ईट यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। ईट क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है? आपकी मेन वर्ब है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब के अंदर काउंट की जाती है,
कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है इसमें। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये जो इट है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी मेन वर्ब है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि सर इस सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप मुझे एक लाके एक रुपया दो, आपने भी बोला। तो देखो यहाँ पर इट ये मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और मैंने आपको रूल ऐसा बताया कि हर कोई सेंटेंस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देख लो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए, ये आपको सेंटेंस दिख रहा है, ही इज क्लेवर। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज। आई कैन स्पीक, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, कैन। शी विल गो, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल। अब लेकिन ये जो ऊपर वाला जो सेंटेंस हमने देखा था, उस सेंटेंस की हम बात करते हैं। आई ईट, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, अरे नहीं दिख रहा है। तो रूल ऐसा बनता है, जब आपको किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है तो सबसे बड़ा रूल यहाँ पर ध्यान दो। सबसे बड़ा रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको ध्यान देना है। रूल क्या बनता है, जब आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो हमें ये डू, डस और डिड ये कंसीडर करना पड़ता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब आपको किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है तो हमको डू, डस, डिड उसमें कंसीडर करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, आई ईट, यही सेंटेंस था, इसी सेंटेंस पे हम लौटते हैं। आई ईट। अब इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, ईट यह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह मेन वर्ब है, और मुझे तो नोट डालने का है। नोट के लिए मैं आपको नोट के लिए ये सारी जितनी भी क्लास आज हो रही है नोट के लिए हो रही है, तो नोट के लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आई ईट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो रूल यही है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, ध्यान देना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, जब वर्ब का 3 से 5 बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी के ऊपर आगे की सारी क्लासेस डिपेंड है और आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। यानी कि एक भी लेक्चर अगर आप जंप करोगे तो आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह इस बात को हमेशा ध्यान से सुनना है कि आपको क्या बोला जा रहा है। अब वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म रहता है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो मैं उसमें डू इमेजिन करता हूँ। उसमें क्या इमेजिन करता हूँ, डू इमेजिन करता हूँ। तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो आपको डू इमेजिन करना है। क्या बोला मैं, डू इमेजिन करना है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रहता है तो डू इमेजिन करो। जब वर्ब में एस ई एस सफिक्स होता है, सफिक्स यानी जो पीछे जुड़ने वाला, उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़े होंगे हिंदी में, उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, तो सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय। तो अगर एस ई एस सफिक्स रहता है तो उसमें डज इमेजिन करो। फिर से ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहे तो डू इमेजिन करो, एस ई एस सफिक्स हो तो डज इमेजिन करो, और जब वर्ब का पास्ट टेंस हो, सेकंड फॉर्म हो, तो क्या इमेजिन करो, डिड। ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, कंसीडर। ये आपको मानना पड़ेगा। चलो यह ईट है तो इसमें मैं डू ले लेता हूँ, ये ईट है तो इसमें मैंने डू लिया। तो यह ईट है तो इसमें मैं डू ले सकता हूँ। ईट्स है तो डज ले सकता हूँ। एट है तो डिड ले सकता हूँ। देखो डू को एस ई एस सफिक्स मतलब डज, अगर डू को एस ई एस सफिक्स डाला है तो डज बना है ना। देखो इसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये डू है, इस डू में एस ई एस सफिक्स जोड़ा तो डज बन गया। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से, डज बना कैसे। देखिए तो यहाँ पे हमें कुछ बातें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। तो डू को एस ई एस सफिक्स मतलब डज है। ये डू और डज ये प्रेजेंट टेंस है। ये जो आपको डू और डज दोनों दिख रहे हैं ये दोनों प्रेजेंट टेंस हैं। और अगर वर्ब का पास्ट टेंस है तो डिड है, यानी डिड कौन सी फॉर्म हो गई, डू की सेकंड फॉर्म हो गई। अगर वर्ब का पास्ट टेंस रहता है तो ईट का पास्ट टेंस इसमें एट हुआ, जैसा कि हमने अभी देखा। ईट का पास्ट टेंस क्या हो गया, एट हो गया। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि बाद में ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डाउट्स आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। अगर वर्ब का पास्ट टेंस रहता है, ईट का पास्ट टेंस एट है तो उसमें डिड कंसीडर करना। ईट का पास्ट टेंस क्या है, एट है तो उसमें डिड कंसीडर आपको करना है। तो इन द सेम वे डू का पास्ट टेंस डिड है। डू का पास्ट टेंस क्या हो गया, डिड हो गया। आ रही बात समझ में आपको। डस का पास्ट टेंस भी डिड है, इसका डस का भी पास्ट टेंस क्या हो गया, डिड हो गया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नॉट डालने का है, क्योंकि मुझे आई नॉट इट, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं बोलने का, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे नॉट डालने का है, क्योंकि मुझे आई नॉट इट ऐसा बोल नहीं सकता। तो फिर से प्रॉब्लम ऐसा आएगा। देखो अभी ये जो इट है इसमें डू है। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो इट है इसमें डू है। तो आप बारीकी से इस लेक्चर को देखेंगे क्योंकि इसी के ऊपर आगे का आपका पूरा लेसन डिपेंड करेगा। फिर से देखिए इस बात को। प्रॉब्लम बहुत सारी आ सकती है आपको आगे अगर इसको आपने अच्छे से नहीं समझा। देखो अभी ये जो इट है इसमें डू है, इट्स हैं इसमें डज है। अगर आप मुझे कोई नई वर्ब दे दोगे तो भी मैं उसमें बता सकता हूँ। जैसे कि आपने मुझे कुछ नई वर्ब दी तो उसमें से मेरे को डू डज डिड कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए अगर आप मुझे सिंग वर्ब देते हो, अगर आपने मुझे ये सिंग वर्ब दी और मुझे उसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढने का है तो सिंग वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। सिंग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंसीडर इसमें डू। मैं इसमें क्या कंसीडर कर सकता हूँ, डू कंसीडर कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर हेल्प्स हैं, अगर यहाँ पर हेल्प्स है, अगर मुझे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है ढूंढने का है तो हेल्प्स में से एस ई एस सफिक्स दिख रहा है, एस सफिक्स लगा हुआ है,
यानी कि प्रत्यय लगा हुआ है। मैं क्या ले सकता हूँ, डज ले सकता हूँ। इस हेल्प्स में से मैं क्या ले सकता हूँ, डज ले सकता हूँ। इन द सेम वे लव, यह क्या है, ये लव क्या है, वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब कंसिडर कर सकता हूँ इस लव में से डू, अगर मुझे नोट डालने का है। और यहाँ पर लाइक्ड लिखा हुआ है, लाइक्ड पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर लाइक्ड है मतलब ये पास्ट टेंस है। इसमें मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब कंसिडर कर सकता हूँ, डिड। कौन सा हेल्पिंग वर्ब कंसिडर कर सकता हूँ इस लाइक्ड में से, डिड। तो आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। लाइक्ड मतलब ये पास्ट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब मैं कंसिडर कर सकता हूँ डिड, यह मैं कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझना। तो एडिशन और क्या सब्ट्रैक्शन, देखो डू प्रेजेंट टेंस है, डू डज यानी आप इसको एक बार फिर से यहाँ से समझ लो। ये जो डू है, ये डू है, ये प्रेजेंट टेंस है। और ये जो डज है यानी एस ई एस सफिक्स है। और डू को एस ई एस सफिक्स यानी क्या, डू को एस ई एस सफिक्स यानी कि डज। और डीड मतलब क्या, ये डीड मतलब पास्ट टेंस है। मैं आपको एक रूल बताता हूँ, मैं आपको अभी एक एडिशन बताता हूँ। डू मतलब प्रेजेंट टेंस, डज मतलब एस ई एस सफिक्स, और डीड मतलब पास्ट टेंस। मतलब क्या, भूतकाल। डू यानी कि क्या, डू यानी कि प्रेजेंट टेंस। डज यानी कि क्या, एस ई एस सफिक्स। और डीड मतलब क्या, जैसे आपने बोला डज यानी क्या, एस ई एस सफिक्स। एस ई एस क्या है, ये एस ई एस सफिक्स है यानी प्रत्यय है। और डिड क्या, पास्ट टेंस। डिड क्या है, पास्ट टेंस। तो इज इन द सेम वे अब मैं उसी वर्ब के ऊपर लौटता हूँ और इसको डीप में समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। अगर ईट है, इसमें मैं डू मान लेता हूँ, इट्स में डज मान लेता हूँ, एट में डिड मान लेता हूँ। अब आ जाइए एडिशन वाले, यानी कि इस बॉक्स को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ईट है, इसमें मैं डू डालता हूँ। ये ईट है, इसमें मैंने डाल दिया यानी कि जोड़ दिया डू। अब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो क्या डालता हूँ, डू, तो क्या हो जाएगा, इट डू। अगर मैं इट में डू डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, इट डू। इट डू नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस गया तो इट का इट ही रहेगा। ध्यान दो, प्रेजेंट टेंस में अगर प्रेजेंट टेंस गया तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बता रहा हूँ, आपको अभी मैंने एडिशन किया, मैंने उसमें मिला है। इन द सेम वे इट है, ये जो इट है, इस इट में मैं डज डाला, इस इट में मैंने डज डाला। अब क्या होगा, इट्स, इट में डज डाला, इट्स होगा, क्योंकि डज यानी कि ए सी एस सफिक्स, डज में यानी कि ए सी एस
सफिक्स। देखो यहाँ पर क्या आएगा, इट्स। इन द सेम वे इट है, मैंने डिड डाला, इस ईट में मैंने डिड डाला, ईट में मैंने डिड डाला, तो ईट में डिड डाला तो क्या पास्ट टेंस है, तो ईट का पास्ट टेंस क्या होगा, एट। पास्ट टेंस क्या हो गया, एट। क्या हो गया, एट हो गया। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। देखो ये क्यों किया मैंने, चलो ऐसे पकड़ के चलो कि मुझे ग्रामर सीखनी है। विदाउट दिस रूल इंग्लिश ग्रामर इज नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ पर ईट है, ईट में से अब जैसे मान लो एडिशन का रूल आपको समझ में आ गया, नीचे चलते हैं सब्सट्रैक्शन की ओर। देखो यहाँ पर ईट है, ईट में से डू सब्सट्रैक्ट करता हूँ, ये ईट है, इसमें से मैं डू माइनस करता हूँ तो ईट बचा। प्रेजेंट टेंस में से प्रेजेंट टेंस ले सकता हूँ, दूध में से थोड़ा दूध निकाल सकता हूँ, पानी में से थोड़ा पानी निकाल सकता हूँ। अगर ईट में से मैंने डू निकाला तो ईट का टी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। ये ईट का वो ईट ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में से सिर्फ मैंने प्रेजेंट टेंस सब्सट्रैक्ट किया है। जैसे कि मैंने डाला था कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, निकाला तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आप देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस डाला था तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और प्रेजेंट टेंस में से प्रेजेंट टेंस निकाला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर इट्स है, देखो अब सेकेंड है आपका इट्स। अब ये जो इट्स है, इट्स में से मैं डज ही निकाल सकता हूँ क्योंकि एसीएस सफिक्स है। इट्स में मैं डज निकाल लेता हूँ, एसीएस सफिक्स है। ये इट्स का मतलब क्या, इट्स का मतलब वर्ब को एसीएस सफिक्स, इसमें सिर्फ डज ही निकलेगा। क्या आएगा, सिर्फ ईट आएगा, क्योंकि ये ईट में से मैंने एसीएस सफिक्स मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 8 हैं। अब इसी तरह ये जो 8 हैं इसमें डिड ही निकलेगा। क्या निकलेगा, डिड। मतलब ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में से आप पास्ट टेंस निकाल लेंगे, यानी भूतकाल में से भूतकाल निकाल लिया तो प्रेजेंट टेंस रह जाएगा। पास्ट में से पास्ट निकाला तो प्रेजेंट बच जाएगा। तो आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। केवल नोट डालने के लिए मुझे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने पड़ रहे हैं। तो यह रूल है, और यह रूल ऐसा है कि रूल ऐसा बनता है कि कोई भी वर्ब में से आप अगर डू डज डिड निकाल लेते हो, कोई सी भी वर्ब हो, कोई सी भी वर्ब में से आप अगर डू डज डिड निकाल लेते हो, ध्यान देना इस बात को, कोई सी भी वर्ब है अगर उसमें से आप डू डज डिड निकाल लेते हो तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। आगे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। यानी कि कोई से भी वर्ब में से डू डज डिड निकाल लेते हैं तो आगे जो वर्ब आएगी उसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो ये रूल है, ये रूल ऐसा है जब आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है तब आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ता है, और वो हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड ढूंढना पड़ता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, अब कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई प्ले, जैसे कि मैं बोलता हूँ आई प्ले। अब आई प्ले अगर आपको इसमें नोट डालने का है तो आपके पास हेल्पर के बिना आप उसमें डाल नहीं सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस प्ले के पास जाता हूँ। किसके पास जाता हूँ, प्ले के पास जाता हूँ, और बोलूँगा कि मुझे हेल्पर दे दो। तो वो प्ले मुझे बोलेगा मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हूँ, इसलिए आप मुझ में से डू कंसीडर कर लो। मैं वर्ब का कौन सा फॉर्म हूँ, फर्स्ट फॉर्म हूँ, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब आप मुझे डू कंसीडर कर लो। तो मेरा सेंटेंस
क्या बन जाएगा, आई डू नॉट प्ले। इसका मतलब, तो यहाँ पे मैंने डू लिया और इसके बाद नॉट लगा दिया, आई डू नॉट प्ले, मैंने ऐसा किया और इसका मतलब मैं नहीं खेलता हूँ। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है, जैसे ही प्लेज। दूसरा सेंटेंस आप देखो, दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, ही प्लेज। ही प्लेस का मैं क्या करता हूँ, इस प्लेस के पास जाता हूँ, इस प्लेस के पास जाता हूँ और ही के पास नहीं जाता हूँ। किसके पास, ही के पास नहीं जाना, प्लेस वर्ब के पास जाना है। इस प्लेस के पास जाता हूँ, ही के पास बिल्कुल नहीं जाना है और प्लेस को मैं बोलता हूँ मुझे हेल्प यूर नहीं दिख रहा है। हेल्प यूर कौन सा है, मुझे दिख नहीं रहा है। आप देखो हेल्प यूर कौन कौन सा है, इनमें से मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैज, हैव, डू, डज, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं नॉट लगा नहीं पा रहा हूँ। तो आप मुझे हेल्प करो। तो मैं इसके पास गया तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैंने रूल ऐसा बनाया कि जब आपको सेंटेंस में हेल्प यूर नहीं दिखता है तब आप मेन वर्ब के पास जाओ। हेल्प यूर कौन कौन से, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैड टू, यूज टू, ऑट टू, इस तरह की जो वर्ब मुझे नहीं दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे रूल ऐसा बनाया कि जब आपको सेंटेंस में हेल्प यूर नहीं दिखती है तब आप मेन वर्ब के पास जाओ, उसका कौन सा फॉर्म है ये देखो। अगर वो फर्स्ट फॉर्म है, अगर वो फर्स्ट फॉर्म है, अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो आप डू कंसीडर करो। और अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर इसको एस ईएस हैं तो आप डस कंसीडर करो। और अगर आपको इसका पास्ट टेंस है तो उसमें आप डिड कंसीडर करो। ये रूल आपको ध्यान रखना है। फिर से आप देख लीजिए इस रूल को। फर्स्ट फॉर्म है तो डू कंसीडर करो, फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस है तो डस कंसीडर करो, और सेकंड फॉर्म है तो डिड आपको कंसीडर करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन द सेम वे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, वापस हमारे सेंटेंस पे लौटते हैं। यहाँ पे है ही प्लेज। तो ही प्लेज में हेल्प यूर कौन सा आएगा, डज। ये प्लेज में एस ये जुड़ रहा है तो हेल्प यूर क्या आएगा, डज। और इसके बाद नॉट लगा के मैं आगे सेंटेंस को बना सकता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट रूल आप याद रखो। तो ही प्लेज मुझे नॉट लेना है तो मैं बोल सकता हूँ ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। अगर ही प्लेड है, अगर मुझे दिख रहा है ही प्लेड और मुझे नॉट इसमें जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, ही प्लेड है तो क्या हो जाएगा, प्लेड सेकंड फॉर्म में डिड कंसीडर कर लूँगा और इसमें से ये प्लेड में से डिड सब्ट्रैक्ट कर लिया तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंट रूल आपको याद करने का है, लेकिन ये कब करने का है, जैसे कि मुझे दिख रहा है, अगर मुझे दिख रहा है कि ही इज़ रिच और इसमें अगर मुझे नॉट दिख रहा है तो आपको ये हेल्प यूर दिख रही है इज़, तो आपको डू डज डिड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, ही इज़ नॉट रिच, इस नॉट के साथ ही आप इस इज़ के साथ ही आप नॉट जोड़ सकते हैं, यानी कि वह अमीर नहीं है। सिंपली आपने नॉट डाला, लेकिन आपको हेल्पर यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे हेल्पर आपको दिख रहा है, इसलिए आपने डायरेक्ट नॉट डाल दिया। लेकिन आपको वर्ब पता होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म क्या होती है, इरेगुलर फॉर्म क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप डू डज डिड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने जो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको आज पढ़ना है। इंग्लिश इज़ नथिंग बट इंग्लिश इज़ एवरीथिंग। नाउ स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट। विदाउट दिस डू डज डिड रूल इंग्लिश ग्रामर इज़ नॉट पॉसिबल। और ये डू डज डिड का रूल इम्पोर्टेंट रूल है और
उसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये डू डज डिड का रूल हेल्प और अच्छी तरह से पढ़ने हैं तो आप हमारे जो यू कैन स्पीक की जो बुक में दिए गए हैं प्रॉपर वे में, उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसी प्रकार बुक में यह रूल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। और फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आपको फिर भी डाउट्स आता है तो आप वही नंबर जो स्क्रीन पे बार बार दिए जाते हैं, इन नंबर को सेव कीजिए और डाउट पूछ लीजिए। डाउट पूछते टाइम अपना नाम बताइए, जैसे कि मेरा नाम प्रेशा है और मुझे डू डज डू डिड के रूल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर दीजिए। इस तरह से आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में। ये 6th वाला लेक्चर फिनिश हो चुका है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।